षष्ठ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। कल तक के पाठ में आपने द्वंद्व समास में उत्तर पद के परे रहते कहीं आनंग आदेश, कहीं इत्व, कहीं दीर्घ इत्व इत्यादि प्रकरण चल रहा था। आज का जो सूत्र है वो पुंवत भाव प्रकरण का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको विशेष रूप से समझना चाहिए। सूत्र है स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणी प्रियादिषु। इस पाद में पुंवत भाव करने वाले दो सूत्र हैं। एक ये सूत्र है और उसके पश्चात एक सूत्र है पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु। तो दो समासों में पुंवत भाव होता है, एक कर्मधारय समास में होता है और एक बहुव्रीहि समास में। मुख्य रूप से दो समास हैं जिनमें पुंवत भाव हुआ करता है। आपने कर्मधारय समास पढ़ा है, ये सब कोटा, युवती, स्तोक इत्यादि कर्मधारय समास हैं जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष है। तो वहाँ पर आपने देखा इभे युवती इत्यादि बनाया था। और स्त्रियः पुंवत भाषित सूत्र जो है ये बहुव्रीहि समास में करता है। ये किस में करता है? यहाँ पर कहा नहीं बहुव्रीहि समास, किंतु अगला सूत्र क्योंकि कर्मधारय में है इसलिए तात्पर्य से निकल जाता है कि ये सूत्र किसमें करता है? पुंवत भाव बहुव्रीहि समास में करता है। तो पहले आप पदच्छेद विभक्ति कर लें। स्त्रियाः षष्ठी का एक वचन, पुंवत अव्ययपदम, भाषित पुंस्कादनु लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। भाषित पुंस्कादनु लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, स्त्रियां सप्तमी का एक वचन, अपूरणी प्रियादिषु सप्तमी का एक वचन। समास किसमें हो सकता है? भाषित पुंस्कादनु में होगा। आप भाषित पुंस्काद पंचमी नहीं कर लेना, ठीक है ना। भाषित पुंस्कादनु षष्ठी का लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश मानेंगे। तो हम इसी में समास करते हैं। पहले समास देखेंगे। न ऊंग अनु, भाषित पुंस्कादनु है ना, तो पहले अनु में करेंगे न ऊंग अनु। भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे स भाषित पुंस्कः, ठीक है ना। भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे स भाषित पुंस्कः पुनश्च तत्प्रातिपदिकः अपि भाषित पुंस्कः। अभी आपको समझा देंगे इसको, इसका तात्पर्य क्या है। तस्मात् भाषित पुंस्कात्, तस्मात् भाषित पुंस्कात्, ठीक है। फिर भाषित पुंस्कादनु यस्याम सा भाषित पुंस्कादनु। फिर से करिए समास। न ऊं अनु, भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे स भाषित पुंस्कः, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद तस्मात् भाषित पुंस्कात्। अब यहाँ पर हम अनु के साथ समास भी करेंगे किंतु उसका लुक नहीं होगा, ठीक है। आगे अर्थ करेंगे, समास करेंगे। भाषित पुंस्कादनु यस्याम सा भाषित पुंस्कादनु, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंचमी के लुक की प्राप्ति थी वो इसी सूत्र में पठित निपातन से, क्योंकि पाणिनि ने नहीं किया तो इसी सूत्र में पठित निपातन से उसका क्या हो जाता है? अलुक हो जाया करता है। एक समास हो गया। आगे चलिए अपूरणी प्रियादिषु में। प्रिया आदिर येषां ते प्रियादयः, फिर पूरणी च प्रियादयश्चैति पूरणी प्रियादयः, न पूरणी प्रियादयः अपूरणी प्रियादयः तेषु अपूरणी प्रियादिषु। यह भी आपने समास किया। अब हम पहले इस सूत्र को थोड़ा अलग अलग समझेंगे, फिर अब सूत्र के अर्थ को करेंगे। समास को पहले समझ लीजिए। सूत्र में समास किया है भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे। तो यस्मिन् अर्थे का यहाँ पर हम तात्पर्य लेंगे समानायाम आकृतौ, है ना। भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे अर्थात समानायाम आकृतौ। उसको भी और स्पष्ट करेंगे एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे अर्थात समानायाम आकृतौ, और उसको स्पष्ट किया एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते। स भाषित पुंस्कः, ठीक है। देखिए
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग लिंगों में अलग अलग अर्थों को कहते हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, अर्थे से यहाँ पर क्या लेंगे, प्रवृत्ति निमित्त, यानी समान प्रवृत्ति निमित्त में वही शब्द पुल्लिंग में उसी अर्थ को कह रहा हो, एक शब्द पुल्लिंग में उसी अर्थ को कह रहा हो और पुनः वही शब्द स्त्रीलिंग में उसी अर्थ को कह रहा हो। ठीक है, जैसे कई शब्द हैं आपका, जैसे पाचक शब्द है, तो पाचक शब्द है पुल्लिंग में पाचक को कह रहा है और वही पाचिका, तो प्रवृत्ति निमित्त तो दोनों का एक है। प्रवृत्ति निमित्त का मतलब क्योंकि वो पकाता है इसलिए पुरुष है तो पाचक हो गया और स्त्री है तो पाचिका हो गई। पुल्लिंग पुरुष है तो पुल्लिंग है तो दर्शनीय हो गया और स्त्रीलिंग है तो दर्शनीय हो गई, किंतु प्रवृत्ति निमित्त दोनों का नहीं बदला। एक ही शब्द एक जैसा दिख रहा है, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी है, किंतु दोनों का जो प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति निमित्त मतलब जिस अर्थ को लक्षित करके दर्शनीयत्व का मतलब दर्शनीयत्व पना जो है उसके अंदर, उसी को ही लक्षित करके पुल्लिंग में आपने प्रयोग किया और उसी को ही लक्षित करके किसमें किया, स्त्रीलिंग में भी प्रवृत्ति किया। तो ये प्रवृत्ति निमित्त होता है। हर शब्द का प्रवृत्ति, जैसे आपको उसमें बताया था तस्य भावस्पत लोगों, है ना, कि मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है। तो जिस कारण से उस शब्द का प्रयोग होता है वही उसका क्या होता है, प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो हमने यदि पाचक को पाचक कहा है क्योंकि वो पकाता है इसलिए वो पाचक है, तो पाचिका भी क्यों है, क्योंकि वो पकाती है। तो जो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त है वो क्या है, दोनों का एक है। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पर देखिए आपको कि पुंवत भाव वहीं पर होगा जहाँ पर भाषित पुंस्क शब्द होगा। और भाषित पुंस्क का मतलब क्या हो गया कि दोनों का समान प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। पुल्लिंग में भी वो शब्द उसी प्रवृत्ति निमित्त से प्रयुक्त होता हो और स्त्रीलिंग में भी उसी प्रवृत्ति निमित्त से प्रयुक्त होता हो, वो शब्द क्या कहलाएगा, भाषित पुंस्क। ठीक है, अब वो भाषित पुंस्क शब्द हुआ मतलब प्रवृत्ति निमित्त हुआ, भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, फिर वो प्रातिपदिक भी क्या कहलाया, भाषित पुंस्क। और उस भाषित पुंस्क से उत्तर जो स्त्रीलिंग, उस भाषित पुंस्क से उत्तर भाषित पुंस्कार अनुम, है ना, सा भाषित पुंस्कार दनुम। अब आप अर्थ करिए, सूत्र का अर्थ करते हैं। यस्मात् भाषित पुंस्कार, यस्मात् भाषित पुंस्कार परः ऊंग न कृतः, है ना, यस्मात् भाषित पुंस्कार परः ऊंग न कृतः तस्य स्त्री शब्दस्य पुन शब्दस्यैव पुंवत रूपम भवति। क्या कर देंगे, सीधा सीधा अर्थ करोगे तो आपका यही रहेगा कि भाषित पुंस्कादनुम स्त्रियाः पुंवत भवति। सीधा सीधा अर्थ क्या होगा, भाषित पुंस्कादनुम स्त्रियाः पुंवत भवति, है ना, अपूरणी प्रियादिषु, यानी पूरणी प्रियादिषु वर्जयित्वा, मतलब ये उत्तर पद में न हो। अब भाषित पुंस्कादनुम आपको समझ में आ गया कि जिस भाषित पुंस्क से परे ऊंग न हुआ हो। भाषित पुंस्क से परे ऊंग प्रत्यय होता है ना, ऊंग उत, वो भी स्त्री प्रत्यय है, टाप डाक चाप भी स्त्री प्रत्यय है, ङीप ङिश गिन भी स्त्री प्रत्यय है। तो ऊंग को छोड़ करके अन्य जो भी भाषित पुंस्क से परे जो स्त्री प्रत्यय होगा उसको क्या हो जाएगा, पुंवत कार्यम भवति, मतलब उसको शब्द को पुंवत हो जाएगा। पुंवत का मतलब क्या हो गया, पुंसी इव पुंवत, है ना, तो कि पुंवत शब्द हो जाता है। कब होगा, पूरणी प्रियादिषु, है ना, पूर्ण प्रत्यांत शब्द उत्तर पद में न हो और प्रियादिगण पठित शब्द उत्तर पद में न हो। तो बात समझ में आ गई, भाषित पुंस्क समझ में आ गया आपको। और ऐसे शब्द को पुंवत भाव होगा जिस से परे ऊंग न हुआ हो, जैसे ब्रह्म बंधु, तो ब्रह्मा बंधु यस्य है, सब पुल्लिंग में भी ब्रह्म बंधु बन सकता है और स्त्रीलिंग में भी बनेगा, किंतु यहाँ पर ऊंग प्रत्यय हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अन्यत्र सब जगह हो जाएगा। अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरणों में आएगा दर्शनीय भार्या यस्य स दर्शनीय भार्यः, दर्शनीय भार्या यस्य, अभिधेय कौन है, पुल्लिंग,
तो अब दर्शनीय भार्या, यहाँ पर क्या है, जो दर्शनीय शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग में उसी प्रवृत्ति निमित्त में था जिस प्रवृत्ति निमित्त में स्त्रीलिंग में है, और उस दर्शनीय से परे क्या हुआ है, ऊंग नहीं हुआ है, अपितु टाप हुआ है। तो ऐसे शब्द को क्या हो जाएगा, पुंवत हो जाएगा। तो दर्शनीय का पुंवत क्या होगा, दर्शनीय। और उत्तर पद में क्या है, भार्या। ये प्रियादिगण में भी नहीं पढ़ा हुआ है और नहीं पूर्ण प्रत्ययांत है। तो ऐसे शब्दों को क्या हो जाता है, पुंवत भाव हो जाता है। तो मतलब समझने का यहाँ पर यही है केवल कि स्त्रिया पुंवत भाषित सूत्र वहीं पर पुंवत भाव करेगा जहाँ पर समान प्रवृत्ति निमित्त में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द होते हों। यदि उनका प्रवृत्ति निमित्त क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर ये प्रयोग नहीं करता। सारी बातें समझ में आ गई। तो इसमें विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि भाषित पुंस का समास क्या है, ठीक है, और यहाँ पर समान प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए, ये यहाँ पर विशेष रूप से। इसी प्रकार से श्लक्षणा चूड़ा यस्य, श्लक्षण मतलब चिकनी है ना, चिकनी चिकना जूड़ा है जिसका, तो श्लक्षणा चूड़ा यस्य। तो श्लक्षण शब्द पुल्लिंग में भी उसी प्रवृत्ति निमित्त के लिए होता है, उसके लिए स्त्रीत्व भेद है वहां पर, तो श्लक्षण चूड़ा। ऐसे ही दीर्घा जंघा यस्य, तो दीर्घ शब्द पुल्लिंग में भी जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है स्त्रीलिंग में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर भी दीर्घ जंघा। आगे समझ में। तो इस सूत्र में ये कुछ विशेष बातें आप लोगों को ध्यान में देनी है, ठीक है। आगे है सूत्र तसिला दिश्वा कृत्व सुचः। तसिला दिशु का बहुवचन आकृत्व सुचः पंचम नहीं, आ अव्यय पदम कृत्व सुचः पंचमी का एक वचन। तो तसिल आदि येषां ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु। अनुवृत्ति किसकी आ रही है, स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कादनु, कितने की अनुवृत्ति आएगी, तो स्त्रियाः अनु की अनुवृत्ति जाएगी 41 तक, पुंवत की जाएगी 40 तक, और भाषित पुंस्काद की जाएगी 42 तक, ठीक है। तो अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। तसिलादिषु कृत्व सुजंतेषु परेषु, तसिलादिषु कृत्व सुजंतेषु परेषु भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। क्या अर्थ बोलिए, तसिलादिषु कृत्व सुजंतेषु, आ लगा दिया ना, तो आ का अर्थ क्या हो गया, मर्यादा में हो गया। तो तसिलादि से लेके कृत्व सुजंत पर्यंत है। तो तसिलादिषु कृत्व सुजंतेषु परेषु भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। तसिलादि प्रत्ययों से लेकर कृत्वसुच पर्यंत जो प्रत्यय कहे गए हैं, है ना, उनके परे रहते क्या हो जाता है, भाषित पुंस्क जो स्त्रीलिंग शब्द उसको पुंवत होता है। उदाहरण है तस्याः शालायाः इति ततः, तस्यां शालायाम इति तत्र, यस्याः यतः, यस्यां यत्र। यहाँ पर क्या हो गया, तस्याम शालायाम, विग्रह आपने किया, विग्रह दिखाने के लिए हमने शालायाम रखा यहाँ पर, किंतु क्या है यहाँ पर तद आगे ता, है ना, ता बन गया। अब यहाँ पर प्रत्यय कर दिया आपने तसिल, तसिल का बचा तस। अब वो जो आपका स्त्रीलिंग शब्द था ता जो बना हुआ था उसको क्या हो गया, पुंवत हो गया। पुंवत होने से क्या बन गया, उसका शब्द ता रह गया, तो ततः तत्र। तो स्त्रीलिंग में भी यदि आप तस्मिन वृक्षे करेंगे तो भी तत्र बनेगा, और तस्याम शालायाम करेंगे तो भी तत्र बनेगा। तो ये सूत्र जो है ये कार्य करता है। तो यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच तक के जो भी प्रत्यय हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तक के सभी प्रत्ययों में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द को पुंवत भाव हो जाएगा। कृत्व सूच को लेंगे, हाँ कृत्व सूच को लेंगे, उसका उदाहरण नहीं दिया यहाँ पर, किंतु यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है ना। आगे है क्यंग मानी नोश्च, क्यंग मानी नोह सप्तमी का द्विवचन, च अव्यय पदम, क्यंग च मानिं च इति क्यंग मानिनौ, तयोः क्यंग मानिनोः।
क्यंगी परतः मानिनी च परतः भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवद् भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? क्यंगी परतः मानिनी च परतः इस भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवद् भवति। कहते क्यंग प्रत्यय परे हो और मानिनी उत्तर पद में हो तो भी भाषित पुंस्कादनु स्त्रीलिंग को पुंवद् भाव होता है। उदाहरण बनेगा एनी एतायते, श्येनी श्येतायते। तो कैसे बना? एत शब्द था, श्वेत शब्द था, इसको आपने वर्णाद अनुदात्ता तो पदार्थो ना से क्या किया? नीप किया और ता को क्या कर दिया? न्या न कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि एनी इव आचरती ऐसा विग्रह करके आपने एनी से क्या किया? क्यंग किया, किंतु उस क्यंग के परे रहते जो एनी स्त्रीलिंग शब्द था उसको क्या कर दिया? पुंवद् कर दिया। और भाषा तो समान प्रवृत्ति निमित्त है ना, उसी हिरण को कह रहे हैं वहां पर भी, तो प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण से जब क्यंग परे रहते विग्रह क्या करोगे? एनी इव आचरती, तो एनी यते नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एनी को एत आदेश हो जाएगा, यानी पुंवद् भाव हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? पुंवद् भाव। तो एनी का पुंवद् रूप क्या है? एत। नीप हटा तो तभी हो गया, तो एत आगे यह, उस फिर अकृत सावधात को दीर्घ से दीर्घ करके एतायते। ऐसी श्येनी से श्येतायते। तो एनी आपको दिया गया है बताने के लिए कि ये भाषित पुंस्कादनु स्त्री शब्द है। मानी में देखो, दर्शनीय मानी अयम अस्याः, दर्शनीय मानी अयम अस्याः, दर्शनीय मानिनी अयम अस्याः। तो यहाँ पर कैसे होगा? बनाओ। सिद्धि कैसे करते हैं? बना सूत्र है ना, दर्शनीयम इमाम दर्शनीयाम इमाम मन्यते। ऐसा विग्रह करके आपने दर्शनी उत्तर पद रखा, मन धातु से क्या कर लिया? निनी प्रत्यय किया। जब निनी प्रत्यय होगा तो उसको क्या होगा? वृद्धि इत्यादि हो गई। तो क्या बन गया? दर्शनीय मानी। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? ऋण्यभ्योंगिप संगीत होकर के दर्शनीय मानिनी बनता है। तो दर्शनीयाम इमाम मन्यते, तो मानिनी तो हो गया, इधर दर्शनीया है तो मानिनी उत्तर पद रहते दर्शनीया को क्या हो गया? पुंवद् भाव हो गया। तो क्या बन गया? दर्शनीय मानी। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में दर्शनीय मानिनी, पुल्लिंग में तो दर्शनीय मानी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? दर्शनीय मानिनी। ठीक है, स्त्रिया पुंवद् भाषित में समानाधिकरण भी था, है ना। तो समानाधिकरण तो आप लोग जानते ही हैं, और बहुव्रीहि समास में समानाधिकरण होता ही है ना। चित्रः गावः यस्य, इस प्रकार से विग्रह करके। तो यहाँ पर जो है मानिनी जो है ये आपका एक तो उधर जो हम लोग कर रहे थे वो सब स्त्रीलिंग में था। जब स्त्रीलिंग में था तो समानाधिकरण की बात हो रही थी, और जब समानाधिकरण होगा तो दोनों क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे दर्शनीया भार्या अस्याः, ठीक है, श्लक्षणा चूड़ा अस्याः, तो सब जगह क्या हो रहा था? दोनों समानाधिकरण में थे। किंतु ये जो मानिनी है ये समानाधिकरण नहीं है और स्त्रीलिंग भी नहीं है, क्योंकि आपने विग्रह क्या है? दर्शनीयाम इमाम मन्यते, है ना। तो दर्शनीयाम इमाम मन्यते आपने ऐसा विग्रह किया तो एक तो समानाधिकरण नहीं है, दूसरा स्त्रीलिंग नहीं है। समानाधिकरण होता तो स्त्रीलिंग अपने आप ही हो जाता, तो इसके लिए इस सूत्र को बनाना पड़ा। यदि मानिनी इस प्रकार से होता कि दर्शनीया मानिनी, तो ऐसा तो होता नहीं है, बस के उपपद रखते हैं, मन धातु रखते हैं और निनी प्रत्यय कर देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर अलग से इसको विधान करना पड़ा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि पुंवद् भाव वाले सूत्र में समानाधिकरण पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पर समानाधिकरण समानाधिकरण उत्तर पद में होगा तभी ये सूत्र पुंवद् भाव करेगा। ठीक है, तो बस करते हैं, कल निषेध का प्रकरण प्रारंभ होगा, उसको कल करें।